हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। सो गाइज, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मतलब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये 3 पेपर फुल्ली अपलोडेड हैं। ये 4th वाला है जो कि इसका मैं 3rd पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, और इसमें 70 तक मतलब क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो 71 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और जैसा भी है प्लीज़ अपने मतलब वैल्यूएबल रिस्पांस देना मत भूलिए। ठीक है, बिकॉज आपके रिस्पांस ही जो है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's start our first question. Today's first question is in which part of leguminous plants यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पी, बीन्स, अरहर वगैरह हो गया, ग्राम, इन सारी चीज़ों में। तो इसमें जो मतलब लेग हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन पहली बात तो ये है क्या, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बेसिकली पता होनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? रूट हेयर्स भी दे रखा है और रूट नोड्यूल्स भी दे रखा है। तो रूट हेयर्स मत मार्क करके आ जाना, आंसर क्या होगा इसका? रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि देखो, द रूट नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज द एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड द लेग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज क्या है? ये आयरन मोलिबेडनम प्रोटीन है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज कैसा है? वो आयरन मोलिबेटनम प्रोटीन है एंड कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज करता है? अमोनिया में चेंज करता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशंस। द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन क्या है? एज ए ऑक्सीजन स्कैवेंजर काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। सेम है जैसे मेल वाले में था वैसे यहाँ पर भी सेम टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन है, इट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल विद अ जीनोटाइप। मतलब ए क्या, जो जीनोटाइप है हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 0.3 है, तो ए प्लस ए क्या हो जाता है आपका? 1 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल ए फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए हो जाएगा ना, यानी कि 1 माइनस 0.3। तो हम कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0.7। और ये पूछ क्या रहा है? ये ए स्क्वायर पूछ रहा है ना, एक तरीके से ए का मतलब क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर हो गया। तो ये 0.7 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? 0.49 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। Hardy-Weinberg principle says that allele frequencies in a population is stable and constant from generation to generation. Gene pool का मतलब क्या है? Total genes and their alleles in a population remains a constant. This is called genetic equilibrium. Sum of all the allelic frequency क्या होती है? 1 होती है। Frequency of individual इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपली तुम ये भी कह सकते थे कि अगर मान लो तुम इसको पी मान लेते हो तो जो तुमने फाइंड किया वो क्यू था। ठीक है, तो पूछना क्या था? पूछ क्या रहा था हमसे? पी स्क्वायर ही पूछ रहा था इस तरीके से। और बाकी इसको फिर मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है पिछले वाले उसमें, तो देख लेना। आंसर आपका 0.49 आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट या C3 साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है आपका? 3PGA यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RUBP. This reaction is catalyzed by enzyme RUBP carboxylase, ठीक है, which results in the formation of 2 molecules of 3PGA या phosphoglyceric acid. C4 में क्या होता है? Oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cell, that is it forms other 4 carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself. बाकी which is transported to the bundle sheath cell in Hatch and Slag pathway. नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली एन एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो आ जाएगा वो आपका होता है मेसेनकाइम।
Connective tissue are the most abundant and widely distributed in the body of complex animals. The function of connective tissue are linking and supporting other tissue organs of the body. सबसे ज़्यादा most abundant connective tissue जो है हमारी बॉडी का वो क्या होता है? ब्लड. ठीक है. mesenchyme is the primarily an embryonic connective tissue. Areolar tissue and adipose tissue as loose connective tissue which are located beneath the skin. Next है question number 75. 75 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस वेयर ईदर ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम इज मॉडिफाइड बाय मिथाइलेशन टू अफेक्ट इट्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. तो इसमें देखो आंसर जो है आपका वो आ जाएगा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग. क्यों है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग ये एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए. जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज अ प्रोसेस वेयर ईदर ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम्स में से किसी एक का क्या किया जाता है इज मॉडिफाइड बाय मिथाइलेशन टू अफेक्ट इट्स फिनोटिपिक expression. Methylation is a universal biochemical process which covalently adds methyl group to a variety of molecular targets. हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस तो कैसे हैं? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. और सिक्कल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो है ये क्या है? ऑटोसोमल इनहेरिटेंस आ जाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट विल बी द टाइप ऑफ म्यूटेशन इफ यू इज रिप्लेस्ड विद जी एट 9th पोजीशन इन द सीक्वेंस. तो ये सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे 9th पोजीशन पे आपको यू को जी से रिप्लेस करना है. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्यूरिन बेस को पिरिमिडिन से रिप्लेस किया जा रहा है. तो ये कहलाता है आपका ट्रांसवर्शन म्यूटेशन के अंडर में आ जाएगा. When the purine base Ag is substituted by pyrimidine base CUT is called as transversion mutation. For example, U is replaced with G at the 9th position in the sequence. Insertion or deletion of three or its multiple bases, insert or delete one or multiple codons, hence one or multiple amino acids and regarded as frame shift में आ जाता है. Remain altered for the point onward. Such mutations are called as frame shift mutation या deletion mutation के examples हैं ये. 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल मैंने बताए थे पिछली वीडियो में. तो यहाँ पे जो आपका डी वाला है ये एकोंड्रोप्लासिया यही जो है ये किसका है? एक्स लिंक्ड का एग्जाम्पल नहीं है. बाकी सारे किसके हैं? एक्स लिंक्ड में आ जाते हैं. हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD डेफिशिएंसी जो है ये सभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस हैं. वाइल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी और फिर एकोंड्रोप्लासिया जो है ये कैसे हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में है. ठीक है. ये ऑलरेडी हम पिछले उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं सारी चीज़ों को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑल स्पीशीज ऑफ द रेप्टाइल्स. ये भी मैंने पिछले उसमें बहुत अच्छे से बताया था. तो ये किस पे? टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. ठीक है. हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मेल बोथ लो एंड हाई यील्ड मेल ऐसा नहीं है. देयर इज नैरो टेम्परेचर रेंज रिजल्टिंग इन बोथ मेल एंड फीमेल. मतलब ऐसा नहीं है कि सब में अगर हाई टेम्परेचर आप दे रहे हो तो उसमें मेल का ही फॉर्मेशन होता है. कुछ के लिए मेल का होता है, कुछ के लिए फीमेल का होता है. और एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी हम लोग पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि फिर से मतलब रिपीट करना चाहिए सेम थिंग को. ऑल रेप्टाइल डिस्प्ले टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन रेदर देन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन. ठीक है. इन मैनी एग लेइंग रेप्टाइल्स द इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. देयर इज नैरो टेम्परेचर रेंज रिजल्टिंग इन बोथ मेल एंड फीमेल. जैसे एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, मोस्ट ऑफ द टर्टल्स, मैनी फिशेज एंड सम लिजार्ड एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. बताया था मैंने पिछले वाले में कि इसको TSD बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें भी मतलब बताई ही थी कि द टेम्परेचर अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड्स. यानी कि टेस्टिस या ओवरीज के मतलब प्रोडक्शन को वेरिएट कर देता है. जैसे कि टर्टल की बात करते हैं तो कूलर जो टर्टल्स, ठीक है, इन मैनी टर्टल में क्या होता है कि कूलर टेम्परेचर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन हो रहा होता है एग का उस टाइम अगर टेम्परेचर कम है तो वो मेल को मतलब मेल प्रोजनी को प्रोसीड आउट करता है. और अगर वार्म टेम्परेचर रहेगा जब एग की हैचिंग हो रही होती है, अगर टेम्परेचर वार्म है तो वो फीमेल्स में चेंज हो जाएंगी. क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल में लो एंड हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है फीमेल्स को, बट जो मीडियम या मॉडरेट टेम्परेचर होता है उसमें मेल्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था. बाकी लिजार्ड में मैंने बताया ही था कि इसमें भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो एग्जिबिट करती हैं TSD को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. कह रहा है कि द रेट
ट्रांसपिरेशन विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होना चाहिए यहाँ पे। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस केस में मैक्सिमम होगा, तो उस कंडीशन में होगा कि जब मिट्टी गीली होगी और एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ड्राई होगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है मेल वाला फीमेल वाले पेपर में। Transpiration is the evaporative loss of water by plants. It occurs mainly through the stomata in the leaves. Beside the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen and CO2 in the leaves also occurs through the pores called the stomata. Normally, stomata are open in daytime and closed during the night. At the soil, when soil is wet, atmosphere dry, the rate of transpiration will be maximum. Next question number 80. What is the most apparent change traced ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमोसेपियंस? होमोसेपियंस का जब विकास हो रहा था, मतलब उसमें इवोल्यूशन हो रहा था, तो क्या चीज़ था जो मतलब बहुत ज़्यादा इजीली विजिबल था, या किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मतलब जो है वो इवोल्यूशन या विकास हुआ था? तो लॉस ऑफ बॉडी हेयर्स नहीं होगा, वॉकिंग अपराइट हाँ ठीक है कुछ हद तक है, शॉर्टनिंग ऑफ जॉज भी है मायने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो मेन रीज़न वही है यहाँ पे। So option D is the right answer. Remarkable increase in the brain size. About 15 million year ago, primates called the Dryopithecus and Ramapithecus were existing. ठीक है, they were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Ramapithecus कैसे थे? More man-like थे. While Dryopithecus जो थे वो कैसे थे? More ape-like थे. Homo habilis की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से 800 थी। फिर होमो इरेक्टस आते हैं, उनका ब्रेन साइज कितना हुआ? 900 सीसी का हुआ। फिर निंडरथल मैन थे जिनका ब्रेन साइज जो था वो कितना था? 1400 सीसी का हुआ। फिर होमोसेपियंस है जिनका ब्रेन साइज कितना है? 1300 से लेकर के 1450 सीसी का है। तो मतलब इवोल्यूशन जो देखने को मिल रहा है वो आपको किस पे देखने को मिल रहा है? ब्रेन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसके बेसिस पे ना देखने को पा रहे हो ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो क्या है आपका? ब्रेन का, मतलब ब्रेन का साइज, ठीक है। The evolution of modern man Homo sapiens is most interesting and appears to parallel evolution of remarkable increase in the brain size and the language. बाकी जॉ वगैरह में भी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, बट अगर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपको मतलब अप्रोप्रिएट अगर पूछेगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट एट इंटरकलेटेड डिस्क? इंटरकलेटेड डिस्क पे भाई, इंटरकलेटेड डिस्क का मतलब क्या है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन करवाना है, और ये कहाँ पे आपके जो कार्डियक सेल्स होते हैं ना, जो कार्डियक सेल्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से मतलब ये इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेस्मोसोम्स, एडहेरिंग और गैप जंक्शन, जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। टाइट जंक्शन पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन जंक्शन या फिर इसको और क्या बोल रहे हैं? इंटरकलेटेड discs at some fusion point allow the cells to contact as a unit. That is, when one cell receive a signal to contract its neighbors and also stimulate to contract. These are desmosomes, adhering और gap junctions हो सकते हैं, ठीक है। desmosomes क्या है? are intercellular junction that mediate cell to cell adhesion and anchor the intermediate filament network to the plasma membrane, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है, इनको साथ रखने का काम करता है। फिर आता है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेटर है और अच्छा है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following statement is incorrect related to nervous system of earthworm? earthworm के nervous system की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ganglia are located at the interface of the two body segments. सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी अर्थ का नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बाकी नर्व कॉर्ड पेयर्ड होती हैं, प्रेजेंट वेंट्रली होती हैं, क्योंकि मैंने बताया ही था कि इनमें क्या होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स में एसडीएच होता है, सिंगल डॉर्सल हॉलो। तो इसमें क्या होता है? डबल होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड कैसी है? पेयर्ड हो जाएगी, मतलब डबल में है और वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है, ये हो गया। नर्व कॉर्ड बाइफर्केट करती है एंटीरियर रीजन में, ये भी चीज़ सही है। एंटीरियर नर्व रिंग इंक्लूड सेरिब्रल गैंग्लिया, ये भी सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
Nervous system of earthworm is basically represented by ganglia arranged segment-wise on the ventral paired nerve cord. The cerebral ganglia, along with other nerve in the ring, integrate sensory input as well as command muscular responses of the body. The nerve cord in the interior region bifurcate and laterally encircling the pharynx and join the cerebral ganglia dorsally to form nerve ring, so that incorrect option is C. तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इन प्लांट। ठीक है, रूट्स में जो रूट प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, कुछ लेवल तक, ये मतलब मान लो रूट्स हैं तो कुछ लेवल तक, तो मतलब चीज़ें क्या होती हैं एक्टिवली, मतलब क्या है, सिंपली मतलब बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस से होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, चीज़ें एक्टिवली क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती रहती हैं, इसलिए वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है। रूट प्रेशर डेवलप्स इन प्लांट ड्यू टू द एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल ions from the soil into the root xylem, ठीक है, which lowers the water potential and causes water to move into the xylem via osmosis, creating a positive pressure. बाकी यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड into the vascular tissues of the roots. Water follows its potential gradient, ठीक है, and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called the root pressure and can be responsible for pushing up water to a small heights in the stem root, मतलब बहुत ज़्यादा तक नहीं जाता है, ठीक है, stem heights in the stem. Root pressure in plants are active absorption because few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to the higher concentration, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब पूरे प्लांट पे इस तरीके से सिंपल मतलब इतना आसानी से चढ़ जाता है, कुछ लेवल तक मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे रूट से फटाफट एब्जॉर्प्शन होता रहता है और ये चैनल सा क्रिएट कर देता है, फिर उसके बाद तो फिर जाइलम और फ्लोएम जो है वो कनेक्टिविटी बन जाती है और फिर चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इनहिबिट CDK1। CDK1 का ये थे, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। इसको मैंने वहाँ पे भी नहीं एक्सप्लेन किया था, देख लेना इसको आप लोग खुद से ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस वजह से हो जाता है, मतलब किस वजह से बढ़ रहा है, तो लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी। रीज़न तो वैसे तीनों ही कहीं ना कहीं वो हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की बात अगर की जाए तो पेड़ों को कटाव जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल ना लिख के अगर ये एब्सेंस ऑफ रेनफॉल लिखते तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। क्यों, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड वंस। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% forests have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. Deforestation is due to increasing population, repeated cultivation and change in the rainfall pattern, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिजल्ट इन लीव्स एब्सिशन। तो एब्सिशन के लिए एब्सिसिक हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल है ना, एब्सिसिक एसिड, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड आर रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को भी, इसके जो भी काम है वो सब इंपॉर्टेंट है, सबके अलग अलग लिख के याद कर लो। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस हार्मोन भी पूछा गया था किसी पेपर में, तो वो भी क्या है आपका ABA ही है। ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड, बिल्कुल सही है, ABA जो है वो एंटागोनिस्ट है, मतलब कि जो काम ये रोकेगा वही काम वो कौन करने वाला है, जिब्रेलिक एसिड करने वाला है। इसी तरीके से ऑक्सिन का एंटागोनिस्ट कौन होता है, साइटोकाइनिन। जैसे ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंसी को मतलब क्या करता है, प्रोमोट करता है, और साइटोकाइनिन क्या है, एपिकल डोमिनेंसी को इनहिबिट करता है और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। ऑक्सिन आर वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग एंड ऑक्सिन ऑल्सो इंट्रोड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। और बाकी इसका कौन है, ऑक्सिन का साइटोकाइनिन है और एब्सिसिक एसिड का जिब्रेलिक एसिड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, ठीक है।
विच एक्सपेरिमेंटल मॉडल वर यूज बाय द बोवेरी एंड सटन। वैसे हम लोग सटन एंड बोवेरी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बोवेरी पहले दिया है, सटन बाद में दिया है। टू गिव क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो इन्होंने जो यूज़ किया था वो बोवेरी सर ने सी अर्चिन पे किया था और इन्होंने किया था ग्रास हॉपर पे रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन में देखो ग्रास हॉपर सी अर्चिन भी दे रखा है, बाकी देखो एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन है कि Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. ठीक है, Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. Boveri was studying sea urchins in which he found that all the chromosomes had to be प्रेजेंट फॉर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सटन का जो था वो क्या था आपका ग्रास हॉपर था और बोवेरी सर का क्या था सी अर्चिन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स आर पॉसिबल। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ कि ये कैसे हैं, मतलब 3 पेयर है ना, और मतलब 3 पेयर हैं तो कैसे हैं 2⁻n और 2n क्या है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगोट्स कितने हैं 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। टोटल टाइप ऑफ गैमेट दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीन्स विच आर हेटेरोजाइगस, तो आ जाएगा आपका आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी जो है वो कौन शो करते हैं आपके C4 प्लांट्स हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। C4 plant show cranch anatomy. The particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plant are called bundle sheath cells. ठीक है, and the leaves which have such anatomy, यानी कि जिनमें ये इस तरीके की एनाटॉमी पाई जाती है वो क्या कहलाता है क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी फाउंड होता है मेज और शोरगम में, यानी कि जनरली जो है C4 प्लांट्स हैं इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो फॉर द प्रोजेनी ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव एपिस्टेसिस। पिछले वाला जो पेपर था उसमें डोमिनेंट एपिस्टेसिस से क्वेश्चन था, तो उसका रेशियो क्या था 12:3:1 था, बट यहाँ पे रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 9:3:4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस में। सो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है जनरली 9:3:3:1 होता है, विच आर येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो क्या था 12:3:1 था, रिसेसिव का क्या है 9:3:4 है, और पॉलीमेरिक जीन्स का जो है वो क्या आ जाता है आपका 9:6:1 आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपोस्पोरी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, एपोस्पोरी इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट, मतलब कि वेजिटेटिव सेल से ही बन जाएगा बाय पासिंग मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये सारी चीज़ें एपोस्पोरी एपोगैमी कहाँ पे देखने को मिलती हैं आपको टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेंगी। इन टेरिडोफाइट्स the main plant body is sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves. ठीक है, एपोस्पोरी क्या है, is the development of 2n gametophytes without meiosis and spores from vegetative or non-reproductive cells of the sporophyte. In majority of the pteridophyte, all the spores are similar kinds such plants are known as homosporous. ठीक है, homosporous और heterosporous ये भी मतलब बता चुके हैं हम। सेलेजिनेला और साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो यानी कि लार्ज और माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। बाकी होमोस्पोरस में देखो क्या क्या आ जाते हैं आपके, होमो में आ जाएगा लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम। ठीक है, ये सारे किसमें होमोस्पोरस में आ जाते हैं। और हेटेरो की अगर बात करते हैं तो हेट्रो में आ जाएगा आपका सिलेजिनेला, एडियंसम, मार्शिलिया, साल्विनिया और आइसोइड्स। ये सारे किस में आ जाएंगे हेट्रो में आ जाते हैं। और होमो में लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और टेरिडियम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, कॉयर। कॉयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्लांट। तो सबको बता चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्या होता है, मेसोकार्प होता है। कोकोनट कैसा फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। कॉयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेसोकार्प प्लांट ऑफ द कोकोनट प्लांट। मेसोकार्प ऑफ द कोकोनट कैसा होता है, फाइब्रस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट बीटी क्रॉप इन इंडिया। पहला बीटी क्रॉप जो है वो क्या आ जाता है आपका, कॉटन आ जाएगा। होता क्या है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स की नीड को रिप्लेस करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। इन इफेक्ट क्रिएटेड बायोपेस्टिसाइड। अब बायोपेस्टिसाइड में क्या था, बीटी कॉटन किन किन उसमें यूज़ किया गया था, तो इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन वगैरह, इन सब में। द फर्स्ट बीटी क्रॉप इन इंडिया वाज कॉटन। ठीक है, इन कॉटन, बीटी कॉटन, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस के जो है वो किसके लिए है, मतलब इफेक्टिव टोबैको के लिए। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म आ जाएगा। कोल्यूप्टेरेंस का आ जाएगा बीटल, और डिप्टेरेंस में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी केवीएस में पूछा था, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, या फिर इस मतलब किसी भी तरीके से ये चीज़, मतलब ये क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलरेडी चीज़ें पूछी गई हैं, और फिर से फर्दर चांसेस हैं कि आप इट में आस्क इन एनी एग्ज़ाम, तो इसको ध्यान से देख लो। नेक्स्ट है 94, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। आरबीसी में जो है वो एंड प्रोडक्ट वैसे क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस का, लेकिन अगर आरबीसी की बात करेगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो पायरुविक एसिड बनता है, और अगर एनएरोबिक होगा तो लैक्टिक एसिड का। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. But in case of anaerobic respiration, pyruvic acid changes into lactic acid. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिनॉल इन जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन टेक्निक। फिनॉल का फंक्शन क्या है, तो क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें काम देखो क्या होता है, ये होता है टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स को निकालने के लिए फिनॉल का यूज़ किया जाता है। कैसे है, देखो, डीएनए इज आइसोलेटेड, DNA is enclosed within the membrane. We have to break the cell open to release DNA. ठीक है, उसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत होती है सेल को, along with the other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids को। This can be achieved by treating the bacterial cell, plant and animal tissue with enzymes। ठीक है, जैसे लाइजोजाइम, बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए लाइजोजाइम यूज़ करते हैं। प्लांट सेल है तो सेलुलोज मतलब सेलुलेज एंजाइम को यूज़ करेंगे। काइटिनेज एंजाइम यूज़ करेंगे फंगस के केस में। ठीक है, काइटिनेज हो जाएगा यहाँ पे, ये फंगस के केस में यूज़ किया जाएगा। और फिनॉल को यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स 2n इज इक्वल टू 46 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 23 हैप्लॉइड होता है ना, तो 2⁻23 ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोवाइड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन किसने दिया था, रॉबर्ट हिल सर ने दिया था। ठीक है, हिल रिएक्शन के नाम से भी फेमस है ये चीज़। The light reaction in which electrons from water are transferred to an electron acceptor, reducing the acceptor। ठीक है, रॉबर्ट हिल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कब किया था इसको, 1937 में। डिमॉन्स्ट्रेट दैट आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। उसके बाद में 1954 अर्नॉन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन की डिस्कवरी की थी। देन आफ्टर दैट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, ब्लैकमैन्स या ब्लैकमैन्स लॉ भी कहते हैं जिसको, 1905 में ब्लैकमैन सर ने दिया था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल स्टेट कोहेजन कॉम्प्लेक्स इज एस्टेब्लिश्ड इन द न्यूक्लियस। मतलब सेल साइकिल के दौरान जब सेल साइकिल चलती है तो कोहेजन कॉम्प्लेक्स जो है वो
कब बनता है, किस फेज़ में बनता है, G1S G2M किस फेज़ में, तो वो आपका बनेगा एस फेज़ में। इसलिए बनता है क्योंकि एस फेज़ में क्या होता है, आपका डीएनए का डुप्लीकेशन होने लगता है ना, तो वहाँ पर जो है सिंपल जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन थ्रेड वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोजोम्स में चेंज हो जाता है। तो क्रोमोजोम्स में जब वो चेंज होता है तो पहले क्या है, सिंपली वो इस तरीके से रहता है, फिर उसके बाद में जब वो क्रोमोजोम में चेंज हो जाता है कंडेंसेशन के बाद में, तो यहाँ पे क्या है, देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो प्रॉपरली इनके बीच में मतलब दोनों आपस में ठीक तरीके से जुड़े रहें, सेपरेशन सही तरीके से हो, तो इस वजह से इस काम के लिए कोहेजन कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है। द कोहेजन कॉम्प्लेक्स विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर इज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो रोल क्या है, होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स को टुगेदर। इन दिस फेज DNA synthesis occurs and sister chromatids are formed. The cohesion complex ensures the proper segregation of chromosome during the cell division. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 99। इसमें देखो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लांट विद जीनोटाइप जो है वो क्या है, मतलब कि इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आने की। कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल W के साथ में स्मॉल w, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल प्लांट ऑफ जीनोटाइप, ठीक है, ये पेरेंट्स का जीनोटाइप दे रखा है, मतलब दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो यहाँ पे हर पेरेंट से कितने आपको गैमीट मिल जाएंगे, 4 के नंबर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 क्या आ रहा है, ये मतलब 2 डिफरेंट है ना, 2 डिफरेंट हेट्रोजाइगस हैं, तो आपके गैमीट्स कितने 4 बन जाएंगे। तो अभी इसको मतलब यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं एक मतलब फ्रेश पेज पे तुम्हारे लिए पहले मैं वो बना देती हूँ पुनेट स्क्वायर, फिर उसके बाद फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि तुम्हारा टाइम ज़्यादा प्रीशियस है मेरे टाइम से, ठीक है। तो तुम ऐसे भी बहुत जल्दी बोर होने लगते हो, तो रुको मैं पहले बना देती हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ इसको। तो ये देखो मतलब मेल का क्या है, ये था कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। फीमेल का भी वही सेम है, दोनों से जो गैमीट्स बन के आ रहे हैं वो ये 4 गैमीट्स निकल के आते हैं, ठीक है। ये मेल का हो जा रहा है और फिर ये सेम ऐसे ही फीमेल का हो जाता है। अब जब अपन इनका क्रॉस करवाते हैं तो मतलब एक साइड हमने मेल का लिख लिया है, दूसरे साइड फीमेल का लिख लिया है, ये बस मैंने लिखा है तुम्हें बताने के लिए, ठीक है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब बाकी देखो मेल से जो गैमीट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, गैमीट तो निकालना आता ही होगा आई होप। तो गैमीट्स देखो कैपिटल P के साथ कैपिटल W, फिर कैपिटल P के साथ में स्मॉल w, देन स्मॉल p के साथ में कैपिटल W और स्मॉल p के साथ में फिर से क्या आ जाता है आपका स्मॉल w हो जाएगा। उसी तरीके से सेम हेयर, ठीक है, कैपिटल P के साथ कैपिटल W, कैपिटल P के साथ स्मॉल w, स्मॉल w के साथ कैपिटल W, और फिर ये इस तरीके से, ठीक है। जिन्हें नहीं आता है ना वो सिंपली ये देख लो, ऐसे करके भी तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक बता देती हूँ। कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल W और ये स्मॉल w है, तो ये दोनों एक गैमीट हो जाएंगे। फिर इसी को W के साथ में करवा दिया, कैपिटल P के साथ में स्मॉल w हो गया। फिर बच क्या रहा है अब ये दोनों, ठीक है, स्मॉल p कैपिटल W और स्मॉल p स्मॉल w, ठीक है। इस तरीके से तुम भी बना सकते हो। तो ये देखो मैंने फाइनली यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये बना लो, यहाँ पे देखो कैपिटल P के साथ कैपिटल W, ये दोनों से कैपिटल P कैपिटल W आ गया। तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे वही कैपिटल P के साथ स्मॉल कैपिटल P कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा बनाया है। तो एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आई होप विजिबिलिटी क्लियर है इतना। तो बीच में तुम्हें ये चीज़ दिख रही होगी कि ये वाली लाइन जो है ये मैंने तुम्हें अलग से क्यों लिख के दी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे वाले हैं जो हमारे डिज़ायर्ड थे, ठीक है। क्या डिज़ायर्ड था हमारा, कैपिटल P के साथ स्मॉल p और कैपिटल W के साथ में स्मॉल w, यही हमारा डिज़ायर्ड था ना, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, इसलिए ये मैंने तुम्हें अलग कलर से लिख के दिखाया है। तो ये कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 आ जाते हैं, और हैं टोटल कितने, 4 गैमीट इधर हैं 4 गैमीट इधर हैं, तो टोटल कितने बनेंगे 4 4 जा 16। तो यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो कितनी आ जाती है 1/4 आ जाती है, ठीक है। इसीलिए आंसर वहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है 1/4 करेक्ट है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लांट विद जीनोटाइप दिस विल प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल W स्मॉल w, और फिर इसके साथ में क्या रही है 1/4 आ रहा है। द पुनेट स्क्वायर टू शो द पॉसिबल गैमीट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द पेरेंटल, ये फिर इस तरीके से है।
बाकी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो है ये मतलब जो जीनोटाइप लिया है ये गलत लिया है। ये आपका पिछले वाले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, मेल वाले में पूछा था, और वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी जो पूछी थी वो स्मॉल p स्मॉल w की पूछी गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जब आप करोगे तब फिर आंसर तब भी क्या है, आंसर आपका 1/4 ही आएगा, ठीक है, अगर आप ये पेरेंट लेते हो तो। लेकिन हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना भाई, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, और अगर तुम इसके अकॉर्डिंग चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग भी देख लो। मेल का तो यही आ जाएगा, ऊपर वाला सेम होगा। फीमेल में क्या है, एक ही पेयर है हेट्रोजाइगस, यानी कि गैमीट्स आपके क्या बनेंगे, कैपिटल P के साथ में स्मॉल w, और मतलब दूसरा वाला भी सेम है तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं, और स्मॉल p के साथ में स्मॉल w, तो 2 ही गैमीट निकल के आते हैं। तो 2 गैमीट के साथ जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस एक तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, दूसरा वाला यहाँ पे मिल जाएगा, बस 2 ही हैं, ठीक है। 2 की कितने हैं टोटल, 8 आ जाएंगे। तो तब भी आपका आंसर क्या है, 1/4। तो बस बात कुछ नहीं है, बात ये है कि सिर्फ तुम्हें गैमेट निकालना आना चाहिए और तुम्हें पुनेट स्क्वायर खुद बनाना आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले XYZ, मुझे पता है तुम आंसर करके आओगे। फेवरेबल केस क्या है, 2 है जो हमें चाहिए, और पॉसिबल केसेस टोटल कितने हैं, 8, मतलब डिजायर्ड अपॉन टोटल करके निकालोगे ना तो आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे पूछ रहा है कि Which of the following genetically modified vectors are used for the transfer of adenosine deaminase gene to SCID patients initially, ठीक है। ये क्वेश्चन मेल वाले में भी था। तो SCID यानी कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो ADA जीन की डेफिशिएंसी हो रही थी उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन फिर से, ठीक है। तो इसको देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, मतलब इसमें ट्रांसफ़र के लिए मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन मतलब वेक्टर जो है वो क्या यूज़ किया जाता है। तो वेक्टर जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस वेक्टर यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शंस आर एडिनोवायरस, रेट्रोवायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस या फिर हर्पीज वायरस। तो आंसर क्या है आपका, रेट्रो वायरस है। टाइप ऑफ वायरस दैट कैन इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल्स DNA, दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर जीन थेरेपी एज दे कैन डिलीवर अ नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन टू अ डिफेक्टिव सेल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रेट्रोवायरस वर यूज टू ट्रांसफर द एडेनोसाइन डीएमाइनेज ADA जीन को टू द ब्लड सेल्स ऑफ द पेशेंट विद ADA डेफिशिएंसी, जिसको ADA डेफिशिएंसी है उसको क्या किया जाएगा, ADA जीन ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। अ रेयर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी ट्रायल इन 1990, मतलब इतना भी वो नहीं है कॉमन कि हाँ मतलब बहुत इजीली ट्रीट हो जाए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी देखो ADA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो क्या है ये, मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ जीन थेरेपी। कब देखा गया था, तो 1990 में ये रिपोर्ट हुआ था, फर्स्ट केस, फर्स्ट जीन थेरेपी है। किस लिए किया जाता है, फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, यानी कि ADA की डेफिशिएंसी होती है तब ये मतलब जीन थेरेपी की जाती है। डिजीज़ क्या है, SCID, इसका फुल फॉर्म पूछता है कई बार, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। मे बी विजिबिलिटी ब्लर्ड होगी बट ठीक है, आप मेरे वर्ड्स को सुनिए। कब किया गया था, 1940 में। 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड थी जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट्स। अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे आप इस डिजीज़ से क्योर पा सकते हैं। तो अप्रोचेस में आता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करवा लीजिए सीधे, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि पीरियोडिक है, मतलब समय समय पे आपको देना पड़ेगा। जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर RBC का प्रोडक्शन नहीं होता, उनको बाहर से क्या RBC मतलब बार बार ब्लड यूनिट जो है वो चढ़वाना पड़ता है, कुछ 15 दिनों का, या मतलब जो भी उनका ड्यूरेशन दिया जाता है 120 डेज़ का, या फिर कुछ इस तरीके से, तो वो भी पीरियोडिक होता ही है। उसी तरीके से यहाँ पर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो भी है वो भी क्या है, पीरियोडिक है। मतलब यानी कि ये जो 2 चीज़ें हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। होता क्या है कि लिम्फोसाइट्स ग्रो आउट ऑफ द बॉडी, उनको बॉडी के बाहर ग्रो करवाया जाता है, फिर अब फंक्शनल ADA यानी कि cDNA उसकी कॉपी करवाई जाती है, इज़ इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग रेट्रोवायरस। तो आपको आंसर तो दिख गया होगा यहाँ पे कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं वेक्टर के तौर पे, एज ए वेक्टर हमारा क्या है, ये रेट्रोवायरस हो जाता है। फिर लिम्फोसाइट्स रिटर्न टू द बॉडी, फिर उनको बॉडी में फिर से डाला जाता है। पीरियोडिक इन्फ्यूज़न ऑफ सच लिम्फोसाइट्स, मतलब जो लिम्फोसाइट्स बनाए गए उनको दोबारा बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। पीरियोडिक इन्फ्यूज़न मतलब पीरियोडिकली चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं। परमानेंट क्योर की अगर बात करते हैं तो परमानेंट क्योर जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ
परमानेंट क्योर क्या है, फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जाइगोट में ही आप क्या करवा दो, जो एडीए जीन्स हैं उसका इंट्रोडक्शन करवा दो, ठीक है, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवा दो। तो ये सारी चीज़ें थी कहीं ना कहीं जो एडीए के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी के रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे फर्दर की क्लास में, फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए। किसी को कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है या कुछ भी है आपका, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द और इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो enjoy the session and thanks for watching everyone.